हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, इन तीनों चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो हम सबसे पहले जाते हैं अबाउट सेक्शन में। कंपनी का जो है मार्केट लीडरशिप वगैरह वो हम पूरा देख लेते हैं। तो बाटा इंडिया इज प्राइमरली engaged इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर एंड एसेसरीज थ्रू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। बाटा कॉरपोरेशन इज द वर्ल्ड्स लीडिंग शू मेकर बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की लीडिंग शू मेकर कंपनी है। जो रिटेल प्रेजेंस है इनका ओवर 5,300 शॉप्स इन मोर देन 70 कंट्रीज, 70 से ज़्यादा देशों और 5 महाद्वीप पर। और ये ऑपरेट करते हैं कहाँ पे? 21 प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन 18 कंट्रीज। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड सेल्स ए वाइड रेंज ऑफ फुटवेयर इन कैनवास, रबर, लेदर एंड प्लास्टिक। ये यहाँ पे कैनवास के अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, रबर, लेदर एंड प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडिया में इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक तो बाटानगर कोलकाता, बाटागंज बिहार, पिनिया बेंगलोर के नज़दीक एंड होसूर तमिलनाडु। अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो ये प्रोड्यूस करते हैं 21 मिलियन फुटवेयर पर एनम। एक साल में 21 मिलियन ये फुटवेयर बनाते हैं। तो इस चीज से क्या समझ में आती है? एक बार मैं आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो वहां से हम रिटेल करके, सॉरी, वो करके लिंक करके इस चीज को हम समझेंगे। जैसे इनके प्रोडक्ट आते हैं, मैन में ही आते हैं। अब इनकी आप रेंज भी देखना साथ में, 1600, 1700, 2000, 1100, 1200, 1500, है ना। अगर हम वुमेन की बात करें तो ये भी एक मीडियम रेंज में आते हैं। और किड्स की बात करें तो ये भी यहाँ पे मीडियम रेंज वगैरह में आते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है ना। थोड़ा सा एक बार मैं और प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ। ये इनकी अलग अलग प्राइसिंग रेंज है। और ऐसा नहीं है कि इनके प्रोडक्ट्स खराब हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स में ये बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज हमने देखी, 21 मिलियन फुटवेयर पर एनम ये बनाते हैं। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है वो होता है मध्यम वर्गीय परिवार। अगर वहां पे किसी भी कंपनी ने इस ग्रुप को, जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, इनको अपना कस्टमर बेस बना लिया, यहाँ पे अपनी पकड़ बना ली, तो वो मार्केट लीडर वहां पे आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पे ये इनका जो है कैपेसिटी है 21 मिलियन के। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वहां पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और फिर एक चीज और है समझने वाली, जब हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके देखते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहते हैं, है ना, जो इस प्राइस रेंज में आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। फिर हम ब्रांड पोर्टफोलियो में जाके देखें तो इनके पास काफी सारे ब्रांड्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या थी, कंपनी एक तो मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर किस वजह से है? जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वहां पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है। वो कहाँ से हमें पता लगी? कि ये जो 21 मिलियन प्रोडक्ट बनाते हैं और उनके वो ये बेचते भी हैं, है ना। तो वहां से ये चीज हमें समझ में आई। अब सेल्स में भी इस चीज को हम देख पाएंगे। जब हम फाइनेंशियल में जाके सेल्स वगैरह देखेंगे तो वहां पे इस चीज को हम रिलेट कर पाएंगे। कंपनी की मार्केट कैप है 9,355 करोड़, स्टॉक भी 48.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.1%, डेब्ट टू इक्विटी 0.90। ये इतनी ज़्यादा क्यों है इसको भी हम आगे समझेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.6%, प्रोमोटर होल्डिंग 50.2%, और प्लेज परसेंट 0 है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5% के आसपास ये डिविडेंड भी देते हैं। अगर हम पी रेशियो के हिसाब से देखें तो 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम फ्रेम पे देखें, जो करंट का जो स्टॉक भी है वो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। तो इस हिसाब से ये अभी अंडर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, है ना।
फिर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में जाके देखें हम तो सेल्स हैं वो लगातार कंसिस्टेंट वे में इनकी बनी हुई है, और उस चीज़ का सीधा सीधा असर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे भी उस चीज़ को हम देख सकते हैं। जैसा कि हमने कोलगेट की जब वीडियो बनाई थी हमने वहाँ पे भी ये समझा था, रिलैक्सो वाले में वीडियो में भी हमने समझा था, डाबर इंडिया का जब डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने ये समझा था। ये जो कंपनी है इनके जो प्रोडक्ट होते हैं और इनका कस्टमर बेस होता है, मेन चीज़ होती है इनके प्रोडक्ट्स। तो ये उस तरह की कंपनी नहीं है कि रातों रात गवर्नमेंट ने कोई घोषणा कर दी तो उस वजह से इनकी सेल्स में 20% का उछाल आ गया, 30% का उछाल आ गया, जिस वजह से 20% 30% नेट प्रॉफिट भी बढ़ गए। नहीं, वैसा काम इनका नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स, मान लो किसी के पास दो पेयर जूते हैं, तो जब मान लो एक फॉर्मल है और एक कैजुअल, जब एक टूटेगी तभी तो वो दूसरे वाली लेगा। ऐसा तो नहीं कि वो 10-10 पेयर रखेगा वहां पे शूज के, 5 फॉर्मल और 5 कैजुअल्स वगैरह, ऐसा कभी नहीं होता। ये चीज हमें थोड़ा सा डीप डाउन जाके समझने की जरूरत है। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स में जाके देखें तो सेल्स यहाँ पे लगातार इनकी इंप्रूव हो रही है और लगभग हाईएस्ट एवर सेल्स इनकी अभी बनी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीजिंग मोड में है, और मार्च 2025 में देखें तो 753 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था। अब थोड़ा एक पॉइंट ये हो सकता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह इतने ज्यादा है, फिर नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों आ रहा है यहाँ पे अचानक से, है ना। अगर 2020 से हम देखें तो नेट प्रॉफिट 329 माइनस 89 103 323 263, जबकि यहाँ पे मार्च 23 में देखें तो 804 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट देखें 323 करोड़ का था। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाके देखें तो इंटरेस्ट किसी टाइम पर इनका 2 डिजिट में होता था, 2 अंकों में होता था, 14 15 16 करोड़। वो मार्च 2020 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक 129 करोड़, 108, 118, 126, 141, 136 करोड़ हो गया। उसके लिए चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखें तो मार्च 2020 में जो 2019 तक इनकी बोरोइंग्स जीरो हुआ करती थी, मार्च 2020 में अचानक से बढ़ गई, जिस वजह से इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब पॉइंट ये आता है कि ये बोरोइंग्स इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है। तो बोरोइंग्स जाके देखें तो ये कोई और बोरोइंग्स नहीं है बल्कि ये लीज लाइबिलिटीज हैं। अब पॉइंट ये आता है कि लीज लाइबिलिटीज होती क्या है। लीज लाइबिलिटीज वो होती हैं जब कंपनी अपना प्रोडक्शन चलाने के लिए, मान लो ऑफिस वगैरह किराए पर लेती है, प्लांटेड मशीनरी किराए पर लेती है, जगह किराए पर लेती है। अगर हम बाटा इंडिया की बात करें तो मान लो यहाँ पे इन्होंने स्टोर्स वगैरह खोल रखे हैं सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटी वगैरह, बड़े बड़े शहरों में। तो वहां पे ये हो सकता है कि उन्होंने वो जो स्टोर है वो जगह इनकी खुद की ना हो के वहां पे उन्होंने ये किराए पर ले रखा है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल 116 के अकॉर्डिंग, जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, उसके अकॉर्डिंग जो किराए पर जो बिजनेस चल रहा होता है, जैसे दुकान किराए पर है ना, जगह जो किराए पर होती है, जमीन वगैरह, तो वो जो किराया है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद से उसको दिखाया जाने लगा यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज में, बोरोइंग वाले सेक्शन में। उससे पहले ये चीजें कहाँ पे दिखाई जाती थी, उससे पहले ये चीजें दिखाई देती थी एक्सपेंसेस में। तो 1 अप्रैल 2019 से मतलब वो कहाँ पे आ गया, मार्च 2020 वाले में। तो उस वजह से यहाँ पे बोरोइंग्स इनकी बढ़ी हैं। तो ये बोरोइंग्स का रीजन क्या है, तो इनके स्टोर्स वगैरह हैं जो किराए पर चल रहे हैं, उनको इनको जो किराया देना होता है वो यहाँ पे बोरोइंग्स में दिखा रखा है। उस चीज को हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट यहाँ पे लगातार अचानक से इतना इंक्रीज भी हो गया था इनका। अगर इसको और थोड़ा डीप डाउन जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज हम देख भी सकते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह अचानक से इनकी बढ़ी थी जो इन्होंने लीज पर ले रखी थी। तो उस वजह से ये बोरोइंग्स बढ़ी थी, उस वजह से इतना फिक्स्ड एसेट बढ़ा था, और उसका सीधा सीधा असर क्या हुआ था कि इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, और उस वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए थे। अब अगर हम अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है, तो यहाँ पे कैश है कंपनी के पास 543 करोड़ का। यहाँ पे हमने बोरोइंग्स देख ली, अदर एसेट्स देख लिए, तो अब हमारा लास्ट पॉइंट ये बचता है कि ये बोरोइंग्स अच्छी हैं या खराब हैं। जब कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए
वहां पे किराए पर जगह वगैरह ले रही है ना। तो ये नेगेटिव पॉइंट ना हो कि ये अच्छा पॉइंट होता है ना। मान लो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे एक स्टोर खोलने के लिए मान लो 50-60 करोड़ रुपए में वो जगह लेनी पड़ेगी, और वहां पे ये लगभग मान लो 5 लाख महीने का किराया मान लो, 10 लाख मान लो, है ना। अगर ये किराए पे कर रहे हैं तो वो जो पैसा है वहां पे उसको ये कहीं प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने में वहां पे उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि और रेवेन्यू जनरेट की जा सके। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है ना। और ये चीज हमने देख भी ली कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो लगातार मेंटेन है, कंसिस्टेंट वे में बढ़ रही हैं, और नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी लगातार कंसिस्टेंट वे में बढ़ रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल कैश फ्लो है ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और अच्छा खासा है अभी 670 का। और कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो 2013 से 2025 तक एक भी साल इनका ऐसा नहीं गया जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में गया हो। तो ये मैनेजमेंट की नीयत को भी दर्शाता है। और फिर ये अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करते हैं, ये चीज भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। हाँ। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो पब्लिक के पास कितनी है यहाँ पे 15%, और FIDI और प्रोमोटर के पास है 85%। तो इतना बड़ा नंबर अगर FIDI और प्रमोटर के पास है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो यहाँ पे हमने बिजनेस समझ लिया, इनका कस्टमर बेस समझ लिया, और कंपनी के फाइनेंशियल समझ लिए। फाइनेंशियल्स में हमने क्या समझा कि जो सेल्स वगैरह नेट प्रॉफिट है ये लगातार कंसिस्टेंट वे में बनी रहती हैं, है ना, और अच्छा खासा इनका कस्टमर बेस भी है। फिर हम लास्ट में चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में। तो एक बार मैं ये थोड़ा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे देखें हम 10 फरवरी 2026 से स्टॉक प्राइस एक शार्प वे में नीचे आया था, अच्छा खासा लगभग 30-35% के आसपास ये डाउन आ गया था। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना आया था, 35% के आसपास, है ना। और यहाँ पे इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया था, जो किसी टाइम पर 2015 से 2017 तक जो किसी टाइम पर रेसिस्टेंस हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, वहां पे इसने सपोर्ट लिया। और ये चीज हमने यहाँ पे देख भी ली फाइनेंशियल में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कि जब किसी टाइम पे 2015-16 में 2400 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो 3500 करोड़ के हो गए, बढ़ गए। और वहां से नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद फाइनेंशियल्स खराब हुए हैं, बल्कि फाइनेंशियल्स वहां से इंप्रूव ही हुए हैं। फिर एक चीज और समझने वाली है, वो क्या है, जब कोई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो, जब वो सपोर्ट का काम करता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे हमें देखने को भी मिली है। जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा था, डाउन आ रहा था, तो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट भी लिया था। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेवल से बात करें तो लगभग 20% के आसपास ये रिकवरी दिखा भी चुका है एक महीने के अंदर, अगर हम करंट के प्राइस से लेके चलें। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है, जब कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई गिरावट ना हो, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल लगातार इंप्रूव हो रहे हो, बिजनेस में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, मैनेजमेंट में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसे समय में अगर किसी कंपनी का या स्टॉक प्राइस एक शार्प वे में डाउन आता है, उसके डाउन आने का रीजन क्या नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल्स खराब नहीं होने चाहिए, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टॉक प्राइस डाउन होना चाहिए किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह की वजह से, अचानक किसी सेंटिमेंट की वजह से अगर डाउन आता है, तो वहां पे जितना तेजी से स्टॉक प्राइस डाउन आता है उतनी ही तेजी से स्टॉक प्राइस में रिकवरी भी आती है। उस चीज को बोलते हैं वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी क्या होती है, अभी बना के दिखाता हूँ थोड़ा। मतलब स्टॉक प्राइस ऐसे चल रहा है अचानक से, फिर जैसे वो हालात सुधरेंगे तो स्टॉक प्राइस जितना फास्ट आया था उतना ही फास्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है वी शेप में, है ना। इस चीज को वी शेप रिकवरी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बन भी रहा है।
जितना फास्ट नीचे आया था उतना ही फास्ट ये ऊपर भी जा रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे ये वी शेप रिकवरी की बात करें जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ था, और ये सेंटिमेंट कब खराब हुए थे, यूएस और ईरान का जो वॉर स्टार्ट हुआ था, लड़ाई युद्ध स्टार्ट हुआ था, वहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ था। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ना तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बिगड़े थे, ना ही बिजनेस में कोई खराबी आई थी। स्टॉक प्राइस डाउन आया था एकमात्र किसकी वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, ओवरऑल वर्ल्ड में जो तनाव चल रहे थे उनकी वजह से। तो जैसे ही वो इम्प्रूव है, वहां पर उनके सुधरने की वो बात आई, तो स्टॉक प्राइस ने चलना भी स्टार्ट कर दिया। अगर करंट प्राइस से ये यहाँ तक भी जाता है जहां से गिरना स्टार्ट किया था, तो ये हमारा 27% के आसपास निकल के आता है टारगेट। फिर एक चीज और देख सकते हैं हम यहाँ पे जो ये है लगभग 1280-85 के आसपास है। यहाँ पे इसने 4 बार स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लिया था यहाँ पे। मार्च 25, मई 25, जुलाई 25 और सितंबर 25 में। अगर ये यहाँ तक जाता है तो करंट प्राइस तक हमारा टारगेट निकल के आता है 77%, 77%। अब आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ। वो होमवर्क है क्या, आपको वी शेप रिकवरी के बारे में जानना है। तो आप इस चीज के लिए गूगल कर सकते हैं, और कौन सी बुक में ये दे रखा है उस बुक का नाम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में उस चीज का मैं नाम डाल दूंगा, अगर आप उसको चाहते हैं और डिटेल से उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो। ओके। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।